गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक व्यवहारवाद उत्तर व्यवहारवाद के संदर्भ में एक प्रश्न जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है इस संदर्भ में उसके इर्द गिर्द अपनी चर्चा जारी रखेंगे। क्या व्यवहारवाद राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में एक क्रांति थी, एक व्यापक आंदोलन था, या मात्र कुछ जो है छोटे मोटे बदलाव के लिए किया गया प्रयास था? So, is behavioralism a revolution in the field of political science? This question is asked quite often. हम लोग जो है यही उन तर्कों को देखने की कोशिश करेंगे जो ये बताने का प्रयास करते हैं कि व्यवहारवाद राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में एक क्रांति से कम नहीं थी। क्रांति का मतलब हम समझें तो क्या होता है? क्रांति रेफर्स टू चेंज, बट इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी चेंज। ये एक साधारण चेंज या बदलाव की बात नहीं करता, यह व्यापक बदलाव की बात करता है, कॉम्प्रिहेंसिव चेंज की बात करता है, आमूलचूल परिवर्तन की बात करता है। दूसरे शब्दों में कहें कि एक ऐसे परिवर्तन की बात करता है, एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जब हम जाएं तो एक ये मान करके चलता है कि आने वाली जो व्यवस्था है उसमें पहले पूर्व में जो व्यवस्था थी उनके किसी भी चिन्ह, किसी प्रकार के चिन्ह जो है वहाँ दिखाई नहीं दे, ऐसा लगे कि बिल्कुल नया नया है। इस प्रकार का जो व्यापक चेंज है, जो कॉम्प्रिहेंसिव चेंज है ना, जो इसको जो है क्रांति की संज्ञा दी जाती है। जैसे जैसे आपने इतिहास में देखा होगा, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, सत्ता का परिवर्तन व्यापक रूप से हुआ, जहाँ राजतंत्र था वहाँ लोकतंत्र स्थापित हो गया, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया। या अमेरिका में गौरवपूर्ण क्रांति हुई, जहाँ शांतिपूर्ण तरीके से बिना रक्त की एक बूंद बहाए जो है व्यवस्था में पूरी तरह से परिवर्तन, राजतंत्र जो है वो और संसदीय व्यवस्था को जगह दे दी। तो इस तरह से एक व्यापक चेंज जो आता है उसे क्रांति कहते हैं। अब हम ये देखने की कोशिश करें कि क्या व्यवहारवाद के द्वारा किए गए प्रयोग उसी स्तर के थे कि जिसने राजनीति शास्त्र की परंपरागत जो रूपरेखा थी या परंपरागत जो उसका चेहरा था, जो फेस था, उसको पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करके एक नए चेहरे में बदल दिया है, या इससे कुछ कम है, इससे ज़्यादा है? ये देखने की कोशिश करें तो सब हम एक एक करके देखने की कोशिश करें। पहली चीज़ है जो इसके पक्ष में है, जो बिहेवियरिस्ट मानते हैं कि जो यह एक क्रांति थी, तर्क देते हैं कि राजनीति शास्त्र की शब्दावली में व्यापक परिवर्तन किया। अब तक जो राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में जो शब्दावली का प्रयोग हो रहा था, उन शब्दावलियों को व्यवहारवादी मानते हैं कि नवीन प्रयोग में बिल्कुल तिरस्कृत कर दिया गया। इसलिए किया गया कि जो अभिव्यक्त जो शब्दों का प्रयोग हो रहा था उन शब्दों के अर्थ में एक रूपता नहीं थी। शब्द एक ही प्रकार के शब्द जो है भिन्न भिन्न लोगों के द्वारा भिन्न भिन्न अर्थों में इस्तेमाल किए जा रहे थे, और व्यवस्था यदि बदल जा रही थी तो भी उन शब्दों के अर्थ बदल रहे थे। तो जो शब्दावली थी, जब तक शब्दावली यूनिवर्सल नहीं हो, सार्वभौमिक नहीं हो, और शब्दों के अर्थ जो है वह समान नहीं लगाए जाए, समरूपता नहीं हो, तब तक जो है वैज्ञानिक आधार, विषय का वैज्ञानिक आधार तैयार किया जाना संभव नहीं होता है। तो पहली चीज़ जो कहते हैं कि राजनीति शास्त्र की शब्दावली जो सरकार, राज्य, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, राजनीतिक, इस तरह के जो शब्द इस्तेमाल हो रहे थे, इन्हीं के इर्द गिर्द पूरे पूरे राजनीतिक चिंतन, राजनीतिक अध्ययन हो रहा था। उस सभी शब्दों को जो है आने वाले जो है समय में त्याग दिया और नए नए शब्द इस्तेमाल किए जाने लगे। व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम, प्रकार्य, जिसको हम फंक्शनलिज्म कहते हैं, स्ट्रक्चरलिज्म, संरचनावाद, उसी तरह से जो है इनपुट, आउटपुट, डिमांड्स, इस तरह से बहुत सारे नए शब्द का इस्तेमाल किया जाने लगा और इन शब्दों के अर्थ में समरूपता लाने का प्रयास किया गया। तो इस तरह से देखेंगे तो शब्दावली में जो है बड़ा व्यापक परिवर्तन आया, ऐसा जो है व्यवहारवादियों का मानना है। दूसरी चीज़ जो ये कहते हैं कि राजनीति शास्त्र की मूल धारणाओं में भी परिवर्तन है।
मूल धारणाएं क्या थी, पहले से ये चली आ रही थी कि राजनीति शास्त्र एक एक कला है, और कला होने का मतलब है कि कला में व्यक्ति, जो जो चीज़ कला है उसमें जो है व्यक्तिनिष्ठ है। प्रत्येक व्यक्ति की दृष्टि में चीज़ें बिल्कुल भिन्न भिन्न है, जो एक को अच्छी लग रही है दूसरे को अच्छी नहीं लग रही। व्यक्तिनिष्ठता है ना। इंडिविजुअल परसेप्शन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। अपने अपनी दृष्टि से, अपने अपने तरीके से एज्यूम करता है लोग। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें, जैसे चाहे मुख्य रूप से हम कंट्रैक्चुअलिस्ट की बात करें, यहाँ पर हम 3 कंट्रैक्चुअलिस्ट थिंकर को पढ़ते हैं, हॉब्स, रूसो। यहाँ पर हम देखें कि मानव का चित्रण करते हैं, मानव के स्वभाव का चित्रण करते हैं, अलग अलग तरीके से करते हैं। एक ही मनुष्य एक ही है, उसका चित्रण जो है असम्पशंस के आधार पर, जो उन्होंने जैसा एज्यूम कर लिया वैसा चित्रण कर दिया। तो इस तरह से जो धारणाएं हैं कि ये इंडिविजुअल परसेप्शन के आधार पर एक को जो चीज़ें जैसी लग रही है, प्रॉब्लमेटिक लग रही है, दूसरे को नहीं लग रही है। ऐसी स्थिति में जब इतना वेरिएशन है फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, तो कोई वैज्ञानिक जो है अध्ययन की संभावना नहीं है। तो इन धारणाओं में परिवर्तन लाया और कुछ चीज़ें जो है उन्होंने स्थापित की कि नहीं, मनुष्यों के व्यवहार में भी समरूपता की खोज की जाने लगी, एकरूपता की खोज की जाने लगी, जिस प्रकार से व्यवहार के पदार्थों में विज्ञान के द्वारा खोजा गया। और जब व्यवहार है, एकरूपता है, तो फिर उसके पीछे छिपे हुए उन सिद्धांतों को या उन नियमों को ढूंढने का प्रयास किया गया, जैसा कि समाजशास्त्र में प्रत्यक्षवाद के द्वारा किया गया, उसको राजनीति शास्त्र में ग्रहण किया गया कि मनुष्य के व्यवहार के पीछे कुछ आधारभूत सिद्धांत हैं जो अपरिवर्तनशील है, अपरिवर्तनीय है, जो इम्यूटेबल है और जो परमानेंट है। And what the role of social scientist, political scientists to be just to discover those laws, उन कानूनों को, उन नियमों को केवल डिस्कवर करने की जरूरत है। तो अवधारणाएं पूरी तरह से बदल दी। जो अब तक कला पर मानते हुए जो अवधारणाएं थी, उसको जो है विषय को विज्ञान बनाने के लिए जो अवधारणाओं की आवश्यकता थी, धारणा की आवश्यकता थी, उसमें परिवर्तन कर दिया, बिल्कुल बिल्कुल अपोजिट था, कर दिया। तो यहाँ पर भी जो है व्यापक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तीसरी चीज़ जो अब तक हुई थी और जहाँ सबसे ज़्यादा परिवर्तन हुआ, वह है विषय, जो है विषय वस्तु, अध्ययन की विषय वस्तु। अध्ययन की विषय वस्तु अब तक औपचारिक संस्थाएं थी, राज्य, समाज, सरकार, कार्यपालिका, विधायिका, इस तरह की चीज़ें थी। बिल्कुल बदल दिया। इस विषय वस्तु को जो है व्यवहारवादी राजनीतिक शास्त्र ने पूरी तरह से बदल दिया। अब वो औपचारिक संस्थाओं को छोड़ करके उन तत्वों को ढूंढने लगे जो राजनीतिक प्रक्रिया में निर्णायक भूमिका जो है निभाते हैं। और उन्होंने पाया कि दरअसल संस्थाओं में काम करने, संस्थाओं में जो डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस जो है वो व्यक्ति के कारण होता है और व्यक्ति महत्वपूर्ण है। तो व्यक्ति में भी भिन्नता है। तो कुल मिलाकर के व्यक्ति के व्यवहार जो है, राजनीतिक व्यवहार, उसके अध्ययन पर ध्यान केंद्रित किया। इकाई को छोटा कर दिया। जहाँ बड़ी इकाई का अध्ययन परंपरागत राजनीतिक शास्त्री कर रहे थे, वहाँ यूनिट को बिल्कुल छोटा कर दिया, स्मॉल कर दिया, यूनिट को इंडिविजुअल कर दिया, इंडिविजुअल के। और इस आधार पर किया कि एक इंडिविजुअल की एक्टिविटी का अध्ययन यदि हम कर लेंगे तो दैट कैन बी अप्लाइड टू एनी अदर इंडिविजुअल, दूसरे पर भी इसको हम लागू कर सकते। इसलिए व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार पर जो है केंद्रित कर दिया और उसका इंटेंसिव स्टडी, एक्सटेंसिव नहीं, इंटेंसिव स्टडी, गहन अध्ययन पर जो है केंद्रित किया। उसी तरह से शक्ति के अध्ययन, उन्होंने देखा इस संपूर्ण समाज में जो चीज़ निर्णायक है वह है शक्ति, पावर।
और ये पावर ये है जो लोगों को आंदोलित कर रही है, जो लोगों को प्रेरित कर रही है, जो लोगों को उत्साहित कर रही है, उसका अध्ययन शुरू किया। नीति निर्माण और राजनीतिक व्यवस्था जैसे विषय वस्तु को शामिल किया, जो ये बताती है कि राजनीतिक व्यवस्था कोई कार्य क्यों कर रही है, किसके लिए कर रही है। इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने शुरू किए कि पॉलिटिकल सिस्टम जो वर्क कर रहा है, जो ऑपरेट कर रहा है, उसका उद्देश्य क्या है और वो किस दिशा में कैसे चल रही है। सारी चीज़ों को जो है उन्होंने शामिल किया ताकि राजनीतिक व्यवस्था के वास्तविक चेहरे को जो है उजागर किया जा सके। विषय वस्तु से भी ज़्यादा परिवर्तन और जिसके आधार पर हम जो है राजनीतिक शास्त्र की वैज्ञानिकता को प्रमाणित करना चाह रहे थे, वैज्ञानिकता को स्थापित करना चाह रहे थे, वो है अध्ययन की पद्धति। ये सर्वमान्य तथ्य है कि जब तक अध्ययन की पद्धति वैज्ञानिक नहीं हुई, विषय वैज्ञानिक नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने तकनीक पर जोर देना शुरू किया। अन्य शास्त्रों में, खास करके साइंस में या सोशल साइंस के बिंदु, जैसे समाज शास्त्र हो, मानव शास्त्र हो, मनोविज्ञान हो, इकोनॉमिक्स हो, इन सभी जगहों पर उन्होंने जो है अध्ययन करके देखा कि यहाँ पर कौन सी पद्धति अपनाई गई है जिसके आधार पर वो सटीक और जो है वास्तविक भविष्यवाणी कर सकते हैं। ऐसे सिद्धांत का निर्माण कर रहे हैं जो जो जिसका वेरिफिकेशन संभव है, सत्यापन संभव है। सारी चीज़ों के लिए तो इन्होंने शुरुआत से ही जो वैज्ञानिक पद्धति, तो शुरुआत से सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम से ही उन्होंने वैज्ञानिक तकनीक का इस्तेमाल करना शुरू किया। कोई विषय लेने के बाद उस पर जो है कैसे आंकड़े एकत्रित किया जाए, बिना डेटा कोई सिद्धांत का निर्माण नहीं हो सकता। और डेटा जितना वैज्ञानिक होगा उतना ही जो है निष्कर्ष वैज्ञानिक होगा। इसलिए डेटा कलेक्शन के लिए जो आधुनिकतम तरीके थे उनका इस्तेमाल किया जाने लगा। डेटा कलेक्शन के लिए सैम्पलिंग टेक्निक्स का उन्होंने पूरी तरह से प्रयोग किया। सैम्पलिंग टेक्निक में सारे वेरिएबल्स उन्होंने शामिल करने शुरू किए, जो वेरिएबल्स उनके निष्कर्ष को जो है प्रमाणिकता और व्यापकता दे सकते थे। और उसके बाद डेटा कलेक्शन के लिए जो मेथड इस्तेमाल किया, जो समाजशास्त्र में अब तक इस्तेमाल किए जा रहे थे, ऑब्जर्वेशनल टेक्निक्स, पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन, या फिर क्वेश्चनर मेथड, या फिर जो है साक्षात्कार या इंटरव्यू मेथड, ये सारे मेथड का इस्तेमाल किया। एक बार वो सारे डेटा इकट्ठा करके लाए, उसके बाद जो मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल मेथड है, जो प्योर साइंटिफिक मेथड है, उनको जो है सारणीबद्ध कर इस प्रकार से करें कि वो अपने आप बोल उठें तथ्य कि वो क्या कहना चाहते हैं। और फिर इन सभी चीज़ों में जो इंडक्टिव जो मेथड ऑफ इंटरप्रिटेशन है, उसका इस्तेमाल जो है इन्होंने किया। तो इस तरह से आप देखेंगे फ्रॉम द बिगनिंग टू एंड, जहाँ प्रॉब्लम सिलेक्शन से लेकर के सामान्यीकरण तक, सामान्य सिद्धांत के निर्माण तक, सभी जगह जो है चुन चुन करके बहुत 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 सावधानी से उन वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया गया जो पूरी तरह प्रमाणिक थे, और इसके आधार पर वह जो है निष्कर्ष निकाल सकते थे और भविष्यवाणी कर सकते थे। इस तरह से जो अध्ययन की पद्धति है उसमें सटीक वैज्ञानिकता जो है लाने का इन्होंने पूरा का पूरा प्रयास किया। एक अगली चीज़ है, उद्देश्य भी बदल दिया। अब तक राजनीतिक शास्त्र का जो है उद्देश्य कभी भी जो है एक विज्ञान प्रस्तुत करने के पक्ष में था ही नहीं, विज्ञान बनाने की दिशा में कोई काम था ही नहीं। वो केवल एक आचार शास्त्र, नीति शास्त्र, आदर्श शास्त्र प्रस्तुत करना चाहते थे। वो बार बार जो है, आप आरंभ से लेकर के 19वीं शताब्दी के अंत तक जितने भी राजनीतिक शास्त्री हैं उनके विचारों का अध्ययन करें, उनके मूल में क्या प्रश्न है। वो अपने तात्कालिक परिस्थितियों में जो राजनीतिक समस्याएं हैं उसका अध्ययन करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, और विश्लेषण करने के पश्चात कारणों का अनुसंधान करते हैं। लेकिन बाद में वो जो भविष्य का रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं तो वो काल्पनिक हो जाती है, वो आदर्श रूप धारण कर लेती कि यदि
इस प्रकार से मनुष्य व्यवहार करें तो वो आदर्श स्थिति तक पहुंचा जा सकता है, आदर्श स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। तो ये एक आचार शास्त्र है जो मनुष्य को कैसे व्यवहार करना चाहिए इसकी सीख देने का प्रयास है, ताकि जो है बेहतर जीवन जिया जा सके। कि लेकिन लेकिन साइंस ऐसा नहीं करता। साइंस नियमों को समझता है और नियमों, व्यवहार के नियमों को समझता है, और उस नियमों को किस तरह से इस्तेमाल किया जाए कि लोगों के व्यवहार में की दिशा जो है वो सकारात्मक हो, व्यवहार की दिशा जो है रचनात्मक हो, सृजनात्मक हो, इस तरह करने का काम विज्ञान में करता है। व्यवहारवादी भी उसी उद्देश्य से एक ऐसी जो है बड़े सिद्धांत का निर्माण करना चाह रहे थे जिसमें व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार को पूरी तरह से समझा जा सके कि किन नियमों से ये संचालित हो रहा है, और उस नियमों को समझने के बाद उन नियमों का प्रयोग आने वाली व्यवस्था, आने वाले समाज में इस तरह से हो कि एक नया समाज की रचना की जा सके, एक नए समाज का सृजन किया जा सके, एक नए समाज को जो है बनाया जा सके जिसमें लोगों का जीवन और बेहतर से बेहतर बन सके। इस दृष्टिकोण से अध्ययन किया गया। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि यदि दोनों की तुलना करेंगे, परंपरागत राजनीति शास्त्र जहाँ से असंतुष्ट होकर आधुनिक या व्यवहारवादी राजनीतिक शास्त्रियों ने जो है राजनीति शास्त्र को कोई एक कला के रूप में त्याग करके उसे एक विज्ञान के रूप में बनाने की जो उन्होंने जर्नी, यात्रा प्रारंभ की, उसमें उन्होंने हर संभव प्रयास किया है कि वो राजनीति शास्त्र का चेहरा, राजनीति शास्त्र की रूपरेखा, शास्त्र को पूरी तरह से इस तरह से बदल दें कि राजनीति शास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान और अब कला के विषयों के साथ नहीं बल्कि विज्ञान के विषयों के समकक्ष खड़ा दिखाई दे। और उसके लिए उन्होंने हर प्रकार के परिवर्तन करने की कोशिश की। परंतु 70 के दशक तक आते आते ये बात बिल्कुल साफ हो गई कि व्यवहारवाद और व्यवहारवाद के समर्थक राजनीति शास्त्र में जो अपेक्षित परिवर्तन लाना चाह रहे थे वह लाने में सफल नहीं हुए, और उसकी असफलता इस बात से जाहिर थी कि अब तक 40-50 वर्षों के प्रयास के बावजूद अब तक कोई मेगा नैरेटिव्स या मेगा थ्योरी जो है अब तक इन्होंने प्रस्तुत नहीं किया जिस पर वो कह सके कि हाँ उन्होंने अपनी सफलता, अपने 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 उद्देश्य प्राप्त करने की दिशा में कोई महत्वपूर्ण योगदान किया है। बल्कि उल्टा ये हो गया कि ना तो कोई ऐसे सिद्धांत सामने आई जिससे मानव व्यवहार को पूरी तरह से समझ सके, बल्कि दूसरी ये हुआ कि उस समाज से इस प्रयास में इतने कट गए कि वो वास्तविक समस्याओं से दूर हो गए, उनकी समस्याओं से कोई लेना देना नहीं रहा। और इसका परिणाम ये हुआ कि 5वें, 6ठे, 7वें दशक में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर घटने वाली घटनाओं का उन्हें आभास ही नहीं हो सका, और इस तरह से वो एक ऐसा अध्ययन पद्धति के रूप में सामने आया जो समाज से कट गया, समाज के प्रसंग से उसका कोई लेना देना नहीं रहा, और इस प्रकार से वो अप्रासंगिक अध्ययन हो गया। पुनः जो है उस अप्रासंगिकता को दूर करने के लिए व्यवहारवादियों ने जो है पुनर्विचार किया, उस पर रिव्यू किया, और फिर से उन तत्वों को जो इनका उन्होंने तिरस्कार कर दिया था उनको मिला करके और नवीन अनुसंधान को मिला करके एक नई दिशा तय करने की कोशिश की। तो ये कहना है कि बिहेवियरिज्म एक रेवोल्यूशन था, यदि अध्ययन के पद्धति और अध्ययन वस्तु की दृष्टिकोण से देखेंगे तो परिवर्तन निश्चित रूप से किया था, परंतु यह परिवर्तन से नए जो है विषय का निर्माण नहीं हो सका। इसलिए इन सारे प्रयासों को अंडू करके जो है परंपरागत राजनीति शास्त्र और व्यवहारवाद के योगदानों को मिला करके उत्तर व्यवहारवाद के रूप में नई दिशा को तय किया है। हाँ, निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि व्यवहारवाद एक
व्यापक आंदोलन था, एक बड़ा आंदोलन था जिसने राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन किए और राजनीति शास्त्र के जो है कैनवस को बहुत ही विस्तार दिया है, उनको वैज्ञानिकता का पुट दिया है। और निश्चित रूप से हमें भविष्य में हम जो है राजनीति शास्त्र को एक विज्ञान के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, ये क्षमता है और इस पर प्रयास जारी है। आज इतना ही, अगले क्लास